हेलो दोस्तों, फाइन थिंग्स में खुश आमदीद। आपने कभी ना कभी तो किसी लाश को तो देखा ही होगा, चाहे वो आपका करीबी रहा हो या फिर कोई अनजान। लेकिन एक बात तो तय है कि वो लाश को देखकर आपको दुख तो महसूस जरूर हुआ होगा, और आपने ये भी जरूर सोचा होगा कि क्या ये लाश कुछ महसूस करती भी है या नहीं। उनका जिस्म तो हमारे साथ है, लेकिन वो नहीं, उनकी कॉन्शियसनेस नहीं। उनके अंदर की वो चीज जो उन्हें जिंदा रखती थी वो कहीं जा चुकी है हमेशा के लिए, और वो कभी वापस नहीं आने वाली। ये सोचकर ही कितना अजीब लगता है। अब ये इमेजिन कीजिए, एक ऐसी लाश जो जिंदा है, सांस ले सकती है, और ये भी उम्मीद है कि वो कुछ ही दिनों में उठकर आपसे बात भी करने लगे। ये आपके जिस्म की एक बहुत ही स्पेशल कंडीशन है, जिसके बारे में 17वीं सदी या उससे पहले के लोग सोच भी नहीं सकते थे। इस कंडीशन में जैसे एक इंसान गहरी नींद में सो जाता है और उसका दिमाग एक जिंदा लाश की तरह काम करता है, और बिल्कुल इन्हीं हालातों की वजह से इस कंडीशन को नाम दिया गया कोमा का। ये लफ्ज ग्रीक लैंग्वेज से निकला है, जिसका मतलब बनता है डीप स्लीप। अब पुराने जमाने में मरीज को गहरी नींद से उठाने के लिए अनजान लोग कई अजीबोगरीब और खतरनाक तरीके अपनाते, जैसे जिस्म को आग से जलाना और बर्फ से पूरी तरह से ठंडा कर देना, यहाँ तक के सर से खून निकालना और पेट को पूरी तरह से खाली कर देना। अफसोस इनमें से कोई भी तरकीब काम नहीं आई, और यहीं से यह साबित हो गया कि गहरी नींद सोने में और कोमा में होने में जमीन आसमान का फर्क है। कोमा का पेशेंट एक तरह से दिखने में लाश की तरह ही लगता है, लेकिन असल में उसके जिस्म में बहुत कुछ ऐसा चल रहा होता है जिसकी सच्चाई मेडिकल साइंस भी नहीं जान पाई। और इसके साथ साथ सारे कोमा केसेस भी एक दूसरे से काफी अलग होते हैं, जिसका मतलब है कि जो ट्रीटमेंट एक पेशेंट के लिए काम करता है वो शायद किसी दूसरे पेशेंट के लिए काम ना करे। लेकिन ऐसा क्यों? एग्जैक्टली क्या हो रहा होता है एक कोमाटोस बॉडी के अंदर? वेल, ये कहना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप इस वीडियो के एंड तक बने रहे तो आपको कोमा के बारे में बहुत ही खुफिया फैक्ट्स पता चलने वाले हैं। तो बिल्कुल बने रहिएगा हमारे साथ। इससे पहले कि हम ये जाने कि कोमाटोस बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, हमें ये जानना जरूरी होगा कि हम कौन से टाइप के कोमा से डील कर रहे हैं। कोमा बहुत से रीजंस की वजह से हो सकता है, जैसे मेनिंजाइटिस या कोई दूसरी खतरनाक बीमारी, या जो लोग ड्रग ओवरडोज का शिकार हो चुके हैं, या जिन्हें कोई फिजिकल ट्रॉमा या डिजीज है। इसमें लंबे टाइम के लिए पेशेंट को अनकॉन्शियस किया जाता है ताकि उनके हाइपर एक्टिव ब्रेन को पुरस्कून किया जा सके और उन्हें किसी भी तरह की ब्रेन इंजरी से अवॉइड किया जा सके। अब ये तो हुआ मेडिकली इंड्यूस्ड कोमा, लेकिन क्या इनमें और बाकी सारे बायोलॉजिकल केसेस में कोई फर्क नहीं है? तो वेल, कोमा में अनकॉन्शियसनेस यानी कि बेहोशी भी एक ही किस्म की नहीं होती, और इसकी सेंसिटिविटी को समझने के लिए ग्लासगो कोमा स्केल की इजाद की गई। इस स्केल में 3 से 15 तक कोमा स्केल को रैंक असाइन किया जा सकता है, जिसमें से 3 का मतलब डीप या सीरियस कोमा, और 15 ऐसा कोमा हुआ जिसमें पेशेंट होश में है और रिस्पॉन्ड भी कर सकता है। अब आप किसी कोमा के पेशेंट को कोमा की स्टेट में एयोन यानी कि अबासी लेते हुए देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप खुशी से चहक उठोगे। लेकिन ये इतनी भी खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि वो पेशेंट वेजिटेटिव स्टेट ऑफ कोमा में है, जिसमें वो फिजिकल मूवमेंट तो कर सकता है, जैसे आवासी लेना और स्माइल करना, लेकिन एक्चुअली में उसका ब्रेन एक बहुत ही बेसिक लेवल पर फंक्शन कर रहा है, और इसी की वजह से वो किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलस पर रिएक्ट नहीं कर सकता, और यहाँ तक कि आपको सुन और समझ भी नहीं सकता है। इसके अलावा कैटाटोनिया एक ऐसी टाइप का कोमा है जिसमें पेशेंट कोई भी फिजिकल मूवमेंट नहीं कर सकता, और अक्सर उन्हें नॉर्मल सांस लेने में भी आर्टिफिशियल मशीन्स यानी कि आर्टिफिशियल वेंटिलेटर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब ये 2 कोमा के केसेस इतने भी ज्यादा सीरियस नहीं है, और चांसेस हैं कि इसमें से पेशेंट रिकवर होकर जल्दी नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन कोमा में ब्रेन डेड एक ऐसी स्टेट है जिसमें ब्रेन कोई फिजिकल इंजरी जैसे एक्सीडेंट या कोई सीरियस बीमारी की वजह से इतना डैमेज हो चुका है कि वो जिस्म के सिर्फ ऑटोमेटिक फंक्शन परफॉर्म कर पा रहा हो, जैसे डाइजेस्ट सिस्टम और ब्लड को पंप करना वगैरह, जो हमारे दिमाग के पैसिव नर्वस सिस्टम में ऑटोमेटिक होता है। लेकिन इसके अलावा वो जिस्म कोई और काम नहीं कर सकता। एक ब्रेन डेड पेशेंट का डॉक्टर उसकी फैमिली को यही कहेगा कि उसके बचने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन सच कहें तो उसके बचने का कोई भी चांस नहीं होता। कुछ कोमा के स्टेट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें पेशेंट को बार बार होश में भी लाया जा सकता है, जैसे स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल स्टिमुलस यानी कि किसी तरह से दर्द पहुंचाने से, या चेस्ट रब करने से, जिसे स्टर्नल रब भी कहा जाता है। और भले ही पेशेंट ज्यादा कुछ समझ या
एनालाइज ना कर पाए, लेकिन उसकी आंखें खुली रहेंगी और वो आई मूवमेंट कर पाएगा। ऐसे कोमा के केसेस को स्टूपोर कहते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर्स स्टूपोर की गिनती कोमा में नहीं करते हैं, क्योंकि कोमा से तो पेशेंट को बिल्कुल भी उठाया नहीं जा सकता। मैं जानता हूं कि आपको ये सुनकर लग रहा होगा कि कोमा के पेशेंट बिल्कुल ही अनकॉन्शियस होते हैं विद नो ब्रेन एक्टिविटी, और वो खुद चाहकर भी इस कंडीशन से बाहर नहीं निकल पाते, और इवन के डॉक्टर भी उनकी ज्यादा हेल्प नहीं कर पाते। लेकिन फिर फिल्मों में ऐसा क्यों दिखाया जाता है कि कोमा में लेटा हुआ हीरो हीरोइन की आवाज सुनकर उठ जाता है? तो सरप्राइजिंगली इसमें भी थोड़ी बहुत सच्चाई है। एक रिसर्च जो कि 2015 के न्यूरल रिहेबिलिटेशन और न्यूरल रिपेयर जर्नल में पब्लिश हुई थी, जिसमें एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसमें यह पाया गया कि वो कोमाटोस पेशेंट जिन्होंने अपनी फैमिली की आवाज दिन में 4 बार लगातार 6 हफ्तों तक सुनी, वो दूसरे कोमाटोस पेशेंट्स के मुकाबले में ज्यादा जल्दी कॉन्शियसनेस रिकवर कर पाए। इजरायली प्राइम मिनिस्टर एरियल शेरोन को एक स्ट्रोक आया, जिसके बाद वो वेजिटेटिव स्टेट ऑफ कोमा में चले गए। उनके ब्रेन फंक्शन का MRI स्कैन लिया गया, जिसमें ये नोटिस किया गया कि जब उनका बेटा उनसे बात करता या उनकी फैमिली के पिक्चर्स उन्हें दिखाए जाते, उनके ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ जाती थी। ये सिग्नल देते हुए कि कोमा में भी उनका ब्रेन थोड़ा बहुत फंक्शन कर रहा है, एक तरह से ट्राई कर रहा है खुद को कोमा की कंडीशन से बाहर खींचने का। लेकिन फ्रेंड्स, अब तक तो हमने सिर्फ दिमाग की बात की, लेकिन कोमा में हमारे जिस्म की क्या हालत रहती है? वेल, देखा जाए तो हमारे जिस्म को कोमा की वजह से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इम्पोर्टेंट फंक्शंस जैसे सांसें ले पाना, ब्लड को पंप करते रहना, डाइजेशन वगैरह वगैरह, जैसे कि मैंने बताया कि हमारे ब्रेन के पैसिव नर्वस सिस्टम में हार्ड वायर्ड है, और मेजॉरिटी कोमा केसेस में हमारा जिस्म ये सब कुछ खुद से कर पाता है। इसके अलावा पेशेंट को IV पे रखा जाता है ताकि उसे पानी और न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें, और अगर जरूरत पड़ी तो वेंटिलेटर्स एयर पैसेज को क्लियर रख के पेशेंट को बिना किसी रुकावट के सांस लेने में मदद करते हैं। सबसे कॉमन प्रॉब्लम कोमा पेशेंट्स में होती है जिसे हम कहते हैं मसल्स एट्रोफी, यानी कि हमारे जिस्म की मांसपेशियों को यूज ना किए जाने की वजह से उनका श्रिंक हो जाना और उन्हें दोबारा यूज करने में बहुत मुश्किल और कमजोरी महसूस करना। इसके अलावा बेड सोर दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है, जो बहुत देर तक खाल को ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से होता है। ये बेड सोर्स बहुत ही ज्यादा हॉरिबल होता है। इसमें पेशेंट की स्किन गलकर सड़ने लगती है, और अगर इसमें कोई और इन्फेक्शन हो जाए तो प्रॉब्लम और भी बढ़ सकती है। इन दोनों कंडीशंस से बचाने के लिए कोमा पेशेंट को बार बार बिस्तर पर पलटना चाहिए और मसल्स को थोड़ा बहुत मूवमेंट और मसाज देना चाहिए। लेकिन ये सब तो सिर्फ कोमा के सिम्टम्स को रिलीफ दिलाएंगे, और हमें जानना है कि कोमा को ट्रीट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और उसके लिए ये समझना जरूरी है कि कोमा किसी एक वजह से नहीं होता, बल्कि बहुत अलग अलग वजहों से हो सकता है, इसीलिए ट्रीटमेंट भी अलग होगा। और अगर कोमा ड्रग ओवरडोज की वजह से हुआ है तो डॉक्टर्स ड्रग्स को निकालने की कोशिश करेंगे या फिर एंटीडोट देंगे, और अगर कोमा किसी बीमारी की वजह से हुआ है तो डॉक्टर्स पहले उस बीमारी का ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन इस सब के बावजूद एक फैक्ट है, कोमा में जाने के बाद लगभग 58% लोग कभी वापस नहीं आ पाते, और उसमें से भी 4 दिन गुजरने के बाद होश में आने के चांसेस सिर्फ 7% बचते हैं, जो कि 2 हफ्ते मजीद गुजरने के बाद सिर्फ 2% हो जाता है। हमारा मेडिकल नॉलेज इस सब्जेक्ट में अभी भी एक्सपेंड हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे फ्यूचर में हम इस बीमारी को ठीक तरह से समझ सकें और इवन इसे क्योर कर पाएं। इसके अलावा बहुत सी कंट्रीज में जो पेशेंट्स काफी अरसे से कोमा में हैं और उनकी फैमिलीज ये जानती है कि उनके वापस आने के चांसेस 0 हैं, वो यूथनेशिया यानी मर्सी किलिंग के लिए भी लड़ रहे हैं। और अपोजिशन में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका कहना है कि क्या अगर वो पेशेंट क्या सोचते हैं या समझते हैं वो नजर नहीं आ रहा, तो हमें कैसे पता चले कि मरना उनकी खुद की मर्जी है। अब फ्रेंड्स, ये तो खुद ही एक बहुत बड़ा डिबेट है, लेकिन आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।